नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार जियोग्राफिकल जर्नी पर निकलने वाले हैं। आज हम हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों से लेकर एकदम नीचे दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार तक जाएंगे और भारत की जीवनदायिनी नदी प्रणालियों को गहराई से समझेंगे। देखिए, ये कोई आम सी जानकारी नहीं है, बल्कि हमारे इस विशाल उपमहाद्वीप की रगों में बहने वाले पानी और उसके ऐतिहासिक महत्व को समझने का एक बेहतरीन तरीका है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस विषय में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि हमारा ये पूरा प्राकृतिक जल तंत्र आखिर काम कैसे करता है। चीजों को आसान बनाने के लिए हमारा आज का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतर समझेंगे, फिर हम सिंधु नदी तंत्र, उसके बाद ब्रह्मपुत्र की यात्रा और फिर गंगा के विस्तार पर बात करेंगे। अंत में हम पश्चिम और पूर्व की ओर बहने वाली नदियों को देखेंगे, ताकि इतनी सारी नदियों के बीच कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। इन दोनों तरह की नदियों में ना एक बहुत ही बेसिक लेकिन सबसे ज़रूरी हाइड्रोलॉजिकल डिफरेंस है। उत्तर भारत की जो हिमालयी नदियां हैं वो ग्लेशियरों की बर्फ पिघलने से पोषित होती हैं, मतलब वो 12 मासी होती हैं, उनमें साल भर पानी बहता रहता है। लेकिन इसके बिल्कुल उलट दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदियां मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर होती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये नदियां मौसमी या सीजनल होती हैं। आगे बढ़ने से पहले पानी के सोर्स का ये बुनियादी अंतर समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब रुख करते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, उत्तर पश्चिम का विशाल सिंधु नदी तंत्र। 2880 किलोमीटर। देखिए, ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये सिंधु नदी की कुल लंबाई है। तिब्बत में कैलाश मानसरोवर के पास से निकलकर भारत के लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में अरब सागर तक जाने वाली ये नदी तीन तीन देशों की सीमाओं को पार करती है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो ये वही महान नदी है जिसके तट पर हमारी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता फली फूली थी। सच में ये आंकड़ा और इसका इतिहास इस नदी के भारी भू राजनैतिक और ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए काफी है। अब जरा सिंधु की बाईं ओर से मिलने वाली इन 5 फेमस ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक नदियों को देखिए। झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलज। इन्हें एक साथ पंचनद कहा जाता है और इन्हीं के नाम पर पंजाब यानी 5 नदियों की भूमि का नाम पड़ा है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि इनमें से ब्यास इकलौती ऐसी नदी है जो पूरी तरह से सिर्फ भारत के भीतर ही बहती है और यहीं सतलज में मिल जाती है। अब हम पूरब की तरफ चलते हैं और अपनी तीसरी कड़ी यानी पूर्वोत्तर के गौरव ब्रह्मपुत्र नदी की शानदार यात्रा को देखते हैं। इस नदी की कहानी लिटरली बहुत ही फैसिनेटिंग है। जैसे जैसे ये बॉर्डर्स पार करती है वैसे वैसे अपना नाम भी बदल लेती है। तिब्बत में इसका उद्गम सांगपो के नाम से होता है। फिर जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है इसका नाम दिहांग हो जाता है। इसके बाद जब ये असम की घाटी में बहती है तो हम इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं और फाइनली बांग्लादेश में घुसते ही ये जमुना बन जाती है ना कमाल? एक ही नदी लेकिन उसके रूप और नाम 4। और क्या आपको पता है, असम में बहते समय ये नदी इतनी ज्यादा चौड़ी हो जाती है कि इसके ठीक बीचों बीच एक पूरा का पूरा आइलैंड या द्वीप बन गया है, माजुली। अब ये कोई छोटा मोटा टापू नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये इतना विशाल है कि इससे बाकायदा अपना एक अलग जिला घोषित किया गया है। जरा सोचिए, एक नदी इतनी चौड़ी हो सकती है कि उसके बीच एक पूरा जिला बस जाए। हमारा चौथा पड़ाव है भारत का हृदय स्थल, गंगा नदी का विस्तार। आपको शायद पता हो कि गंगा शुरुआत से ही एक अकेली धारा के रूप में नहीं निकलती। इसका उद्गम 2 अलग अलग ग्लेशियरों से होता है, एक तरफ अलकनंदा और दूसरी तरफ भागीरथी। जब ये दोनों धाराएं देवप्रयाग में आकर मिलती हैं, तब जाकर इसका नाम गंगा पड़ता है। वहां से ये हरिद्वार में मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है और फिर कई राज्यों से होते हुए अंत में बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। ये पूरी यात्रा अपने आप में बहुत ऐतिहासिक और पवित्र मानी जाती है। रास्ते में गंगा से कई नदियां जुड़ती हैं। यमुना इसके दाहिने तट की सबसे लंबी सहायक नदी है। बाईं ओर से आने वाली कोसी नदी अपने भयानक बाढ़ के कारण बिहार का शोक कहलाती है।
लेकिन यहाँ सबसे यूनिक है सोन नदी। अमरकंटक से निकलने वाली ये नदी बिल्कुल अलग तरीके से बर्ताव करती है। ये दक्षिण से शुरू होकर सीधे उत्तर दिशा की ओर बहती है ना बिल्कुल अलग बात। चलिए अब थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं। हमारा 5वां हिस्सा है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का भूगोल समझना बहुत दिलचस्प है। जो नदियां पश्चिम की तरफ जाती हैं वो सीधे अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन वो डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि अपनी तेज रफ्तार की वजह से एस्चुअरी यानी संकीर्ण मुहाने बनाती हैं। इसके बिल्कुल उलट जो नदियां पूरब की ओर बहती हैं वो लंबी दूरी तय करने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरते समय बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में नर्मदा बहुत ही खास है, क्योंकि ये एक रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ताप्ती नदी ठीक सतपुड़ा पर्वतमाला के पैरेलल चलती है। और माही नदी के बारे में तो एक बहुत ही जबरदस्त फैक्ट है। ये भारत की इकलौती ऐसी नदी है जो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार क्रॉस करती है। लेकिन ज्योग्राफी में हमेशा सीधे सीधे किताबी नियम नहीं चलते। लूनी नदी को ही ले लीजिए, ये किसी समुद्र तक पहुंचती ही नहीं है। ये कच्छ के रण में जाकर बस विलुप्त हो जाती है। और दूसरी तरफ मीठी नदी है। ये किसी पहाड़ या ग्लेशियर से नहीं निकलती, बल्कि मुंबई जैसे कंक्रीट के जंगल में बारिश के मौसम में शहरी झीलों के ओवरफ्लो होने से जन्म लेती है। ये दोनों प्रकृति के एकदम सरप्राइजिंग अपवाद हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, पूर्व की ओर बहने वाली विशाल नदियां। पूर्वी तट की ओर बहने वाली ये नदियां प्रायद्वीपीय भारत की जान हैं। गोदावरी इनमें सबसे लंबी है और इसके बड़े आकार और सांस्कृतिक महत्व के कारण ही इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कृष्णा नदी पर इंजीनियरिंग का एक बड़ा अजूबा नागार्जुन सागर डैम बना हुआ है। और फिर है महानदी, जो छत्तीसगढ़ से निकलकर एक बहुत ही उपजाऊ डेल्टा बनाती है। 26 किलोमीटर महानदी पर बना हीराकुंड डैम 26 किलोमीटर लंबा है। जरा इसकी कल्पना कीजिए, एक तरफ प्राकृतिक भूगोल है और दूसरी तरफ मानवीय इंजीनियरिंग का ये स्केल। इतनी विशाल नदी के बहाव को इतने बड़े स्तर पर मैनेज करना वाकई में हैरान कर देने वाला है। तो दोस्तों, हमने हिमालय की बर्फ से लेकर प्रायद्वीपीय पठार के मुहानों तक भारत की पूरी जल प्रणाली को देखा। अब आज के समय में जब क्लाइमेट चेंज एक कड़वी सच्चाई बन चुका है और ताज़े पानी की ज़रूरत बढ़ती जा रही है, तो सवाल ये है कि ये नदियाँ हमारे भविष्य की इकोलॉजी और पॉलिटिक्स को किस तरह शेप करेंगी। आज के इस एक्सप्लेनर से जो कुछ भी हमने समझा, उसे देखते हुए ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। हमारे साथ इस शानदार जर्नी पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।